Hello everyone, welcome to SGI online class 8, subject Hindi literature, lesson 6, परोख से राष्ट्रपति भवन तक। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी के जो लेखक हैं, इनका नाम है लेखक डॉक्टर भावना त्यागी जी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो इस पाठ को हम पढ़ करके समझेंगे। बच्चों, आप पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए और इस पाठ को बहुत ध्यान पूर्वक आप समझेंगे। यह पाठ हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के जीवन संघर्ष एवं उनके प्रयासों की एक प्रामाणिक झलक प्रस्तुत करता है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि सफलता के लिए परिश्रम एवं सच्ची लगन बहुत ही अनिवार्य है। प्रतिभा व योग्यता को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। जैसा कि आपने सुना भी होगा, एक थॉट है इसमें कि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती, सफलता तो मिलेगी ही, मंजिल ना मिली तो क्या हुआ, फासले तो कम होंगे ही। तो बच्चों, इसी विचार को आगे रखते हुए हम इस पूरे पाठ को आपको समझाएंगे। सुनिए इस पाठ को। 1 अक्टूबर सन 1945 की शाम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में डेरापुर कस्बे में आने वाले एक छोटे से गांव परौख में एक बालक का जन्म हुआ। निर्धन माता पिता श्रीमती कलावती और श्री मैकुला ने अपने इस 5वें लाडले पुत्र का नाम बड़े ही प्यार से रामनाथ रख दिया। गांव में गरीबी और अशिक्षा के बीच जीवन बहुत कठिन था। बरसात के दिनों में अक्सर छत टपकने से घर में पानी ही पानी हो जाता था। माता पिता और बच्चे उस समय पानी उलीचते बड़ी मुश्किल से, तो उलीचते शब्द जो बच्चों आया है उसका अर्थ क्या लिखा हुआ है मैंने, दोनों हाथों से कटोरी नुमा बनाकर पानी को बाहर फेंकना। जब पानी घर में भर गया तो इस तरीके से हाथ बनाकर वो ऐसे पानी लेकर के बाहर फेंका करते थे। एक पहर बिताते और बारिश रुकने पर इस आफत से राहत मिलने का इंतजार करते थे। बालक रामनाथ के लिए इस शब्द में सबसे अच्छा यह था कि वह अपने 4 भाइयों मोहनलाल, शिव बालक, राम स्वरूप और प्यारे लाल से छोटे होने के कारण सबके दुलारे थे। रामनाथ जी विद्यालय गए तो एक कुशाग्र बुद्धि वाला सिद्ध हुए। तो बच्चों, कुशाग्र का अर्थ क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, अर्थात जिसकी बुद्धि तेज होती है। तो पढ़ाई लिखाई में उनकी जो विशेष रुचि थी उसको देख करके सबसे ज्यादा उनकी रुचि किसमें दिखाई गई, यहाँ पर पढ़ाई करने में। तो उनकी जो लेख थी वह भी बहुत ही सुंदर और स्वच्छ थी, जिसको देखकर माता पिता और भाइयों ने उन्हें पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास का निश्चय किया। अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने हुए। तो अपेक्षाओं का अर्थ क्या है, चाह, आशा। जैसे आपके माता पिता इच्छा करते हैं ना, इच्छा आपसे क्या रखते हैं कि मेरा बच्चा भी कक्षा में प्रथम आए, प्रथम ना आए तो टॉप 10 के अंतर्गत आए। ऐसे सभी के माँ बाप की इच्छा होती है। तो ऐसे ही रामनाथ जी के भी माता पिता की और उनके भाई बहनों की भी इच्छा थी। रामनाथ जी ने कानपुर के बीएनएसडी इंटर कॉलेज से अच्छे अंकों में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम तथा डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। ऐसे समय में जब ना तो रामनाथ के गांव में कोई स्कूल था और ना ही गांव और कस्बे को शहर से जोड़ने वाली कोई पक्की सड़क, तब उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात थी। अनेक मुश्किलों और संघर्षों के बाद अब प्रश्न था आजीविका अर्जित करने का। तो आजीविका शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, रोजगार।
तो उनका सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य क्या रह गया था कि हम अपनी आजीविका को अर्जित करें। रामनाथ जी सीधे दिल्ली आए और तीसरे प्रयास में IAS की परीक्षा पास कर ली, परंतु उन्होंने वकालत कर लोगों के लिए न्याय की सीढ़ी बनाने का निश्चय किया। दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में 16 वर्षों तक सतत कार्य करने के दौरान उन्होंने ना जाने कितने गरीबों को, कितने दलितों को न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से निःशुल्क संघर्ष किया। तो बच्चों निःशुल्क क्या होता है? मुफ्त। निःशुल्क शब्द का अर्थ क्या हुआ? मुफ्त, बिना किसी फीस के। अनेक परोपकारी कर्मों ने शीघ्र ही उन्हें जनसाधारण में लोकप्रिय बना दिया। इसी बीच इनका विवाह सरिता कोविद से हो गया। श्रीमती सरिता कोविद एक अच्छी सहधर्मिणी सिद्ध हुई। जीवन के सुख दुख साझा करते हुए रामनाथ जी और सविता जी की 2 संतानें हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रशांत और पुत्री का नाम स्वाति रखा। गृहस्थ जीवन के दायित्वों के साथ पूरी निष्ठा से जुड़ने के बाद भी रामनाथ जी के मन में समाज सेवा और दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए कुछ करने का भाव कम नहीं हुआ। सन 1977 से सन 1979 तक केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करने के बाद रामनाथ जी ने अनुभव किया कि वे राजनीति में आकर जनसाधारण की सहायता करने के अपने लक्ष्य के लिए अधिक अवसर पा सकेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सन 1994 में ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा लगातार 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए ये अनेक समितियों और योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण के कार्यों से जुड़े रहे। इनके सेवा भाव को देखते हुए उन्हें भाजपा दलित मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पिछड़े वर्ग के अंधेरे जीवन में शिक्षा का प्रकाश भर देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। धीरे धीरे उन्हें गरीबों और वंचित समुदायों की मजबूत आवाज के रूप में पहचाना जाने लगा। श्री रामनाथ कोविंद अब एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिनके पास गरीब और पिछड़े लोगों के अधिकारों का ज्ञान भी था और वे अधिकार उन्हें दिलाने का सामर्थ्य भी। वे जी जान से देश के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। इसके बाद अगस्त 2015 में वे बिहार के राज्यपाल बने। इन्होंने अपने पद के कर्तव्य पूरे करने के साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी निरंतर जारी रखा। लोग अब उन्हें एक ऐसे भले इंसान के रूप में जानने लगे जिसने अपना जीवन गरीबों की भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। परोख से शुरू हुई यह यात्रा अब अपने एक और शानदार पड़ाव की ओर चल पड़ी थी। सन 25 जुलाई सन 1917 एक ऐतिहासिक तिथि। यह संघर्षपूर्ण और त्यागमयी जीवन अब देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करने को सजा है। हमारे गरिमामय संविधान की यह लोकतांत्रिक सुंदरता है कि हम आज एक ऐसे व्यक्ति को अपने राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं
जिनका पूरा जीवन त्याग और संघर्ष का साक्षात प्रमाण है। ऐसे संविधान को और उनके आदर्शों को जीवंत व साकार बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सर नमन है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। इस चैप्टर को पढ़ करके रामनाथ कोविंद जी के जो कार्यकाल है उनको आप समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Good morning students, I welcome you all to the online classes of SUI. In the last class we have completed exercise 3C. Now today we will be starting exercise 3D. In this exercise we will be dealing with some new kind of questions related to square roots, and also we will be learning how to find the square roots of the numbers which are in decimal form using division method. Okay. I think the basics are very much clear to you. That means I have already told you the basics in our last classes. Today I will just starting with the questions directly. So let's start from question number 1. In question number 1 it is saying find the square root of okay? It is saying that you are required to find the square root. Okay? तो भी किस मेथड से निकालेंगे हम लोग? डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे डेसिमल नंबर्स का. In first part it is written 2.89. They are saying to calculate the square root of 2.89. So it will be, you will be writing 2.89. I have already told you पेयरिंग इधर से होती है राइट हैंड साइड से, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर अवेलेबल है यहाँ पे. इस 2 पे जाना है तो कैसे होगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्योंकि अगर 2 यहाँ लिखते तो 2 से करना पड़ता, क्योंकि 4 वाला तो इससे बड़ा हो जाता. तो 1 1 जा 1, सबट्रैक्ट कितना मिलेगा? 1. नाउ जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को नीचे ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इस पेयर को नीचे उतारेंगे तो कितना मिल जाएगा? 89 हो गया 189. Now as we have taken down the numbers which are after decimal, hence we will be putting decimal here as well. ठीक है. Now अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 189 एग्जैक्टली हमें मिल जाए. तो वी नो दैट कि 27 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 27 + 7 गिव्स अस 189. कैसे समझ रहे थे हम लोग? 7 और यहाँ 7 आपस में मल्टीप्लाई करके 1 प्लेस पे क्या दे सकता है? 9 दे सकता है, और 9 ही हमें चाहिए. ठीक है. और हमें पहले से पता है कि 2.89 एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे 7, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे. now 27 × 7 करेंगे, तो you can check here as well. I know the answer, so it will be 189 exactly. subtract करेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो आंसर कैसे लिखोगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 will be equal to 1.7. okay. so square root of 2.89 will be equal to 1.7. okay. I will be solving one more part, that is last part number 6, and the rest 4 parts will be your homework. So let's move to part number 4. Let's move to part number 6. In part number 6 it is written 18.1476. It is written 18.1476. इस नंबर का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर. ठीक है. So let's start. Write 18.1476. पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से. ठीक है. नाउ 18 के करीब पहुंचने के लिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? 16. 4 4 जा 16, तो जगह 4
into 4, 4 into 4 will give you 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 2, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही नीचे और ऐड करेंगे तो you will get 8 here, ठीक है। अब अगला पेयर यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, पूरा पेयर नीचे आएगा तो it will be 2 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, 8 के आगे कोई भी एक नंबर लिखोगे, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ लिख करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 8 अगर यहाँ पे 81 लिखोगे तो 81 into 1 करने पे 81 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखोगे तो 82 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा आई डोंट नो। जब 3 टाइम अगर मान लो करोगे आप तो 83 into 3 करने पे ऑलरेडी 240 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 214 है, ठीक है। तो हम कितनी टाइम्स जाएंगे 2 टाइम्स, तो 82 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, और 82 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना देगा 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, मतलब कि 164। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में से 4 0, 11 में से 6 5, मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 50। अब यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को नीचे ऐड करते हैं तो 82 प्लस 2 मतलब कि कितना हो जाएगा 84, ठीक। नाउ अगला पेयर नीचे उतारेंगे, इट विल बी 5076, ठीक है, it will give you 5076। नाउ यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे यहाँ पे भी वही नंबर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5076 के इक्वल मिले, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे 507 लिखा है और यहाँ पे 84 लिखा है। अगर ये ऐसे ही 507 तक पहुंचना है हमको 84 से, तो यू नो दैट 6 टाइम्स के आसपास में मिलेगा हमें, isn't it? तो 7 टाइम्स में 507 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। 84 को अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 507 से वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम 6 टाइम्स करेंगे। एक और लॉजिक यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि आखिरी में 6 मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे 6 6 सा ही 6 मिल सकता है या 4 4 से 6 मिल सकता है, लेकिन 4 4 में से वैल्यू छोटी रह जाएगी ना। तो 846 into 6 आप करोगे, 846 into 6 करके आप देख लेना यहाँ पे, तो आंसर आपको यही मिलेगा 5076। सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मींस यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 18.1476 इज इक्वल टू 4.26, ठीक है। So you can this is how you can solve all the other parts of question number 1. Now moving to question number 2. In question number 2 it is saying you are required to find the square root of 2 up to 2 decimal places। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम पहले से जानते हैं जो ये 2 होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, तो स्क्वायर रूट जो आएगा 2 का वो एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी 2 की वैल्यू 2 का जो स्क्वायर रूट है वो एप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 2 का हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए हमको तो हमको 2 पेयर एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ आप, 2 पेयर एक्स्ट्रा इसमें जोड़ो, क्योंकि हमें कितने प्लेसेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। कभी कभी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए 3 भी लगाने, 3 पेयर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ से अभी 2 पेयर ही लगा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 2 के पास पहुंचने का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 1। दैट मींस 1 1 जा 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जिससे मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला पेयर उतारेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और पेयर उतारे तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख करके आपको क्या करना है, 100 के करीब पहुंचना है। तो आप यहाँ पर 5 लिखते हो तो वहां भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 25 5 जा 125 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, 4 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, 24 into 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 96, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4 मिलेगा,
जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नीचे ऐड करेंगे, तो 24 प्लस 4 मतलब कि यहाँ 28 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगला पेयर उतारेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो अगर ये 2 8 के आगे आप 1 भी लिखते हो तो कितना हो जाता है, 281 हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई होकर के। लेकिन और अगर 2 टाइम्स भी करते हो तो 400 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार ही जा सकती है वैल्यू। 281 और 1 करने पे कितना मिलेगा आपको, 281 मिलेगा। और यहाँ से जो भी रिमाइंडर बचे उससे मतलब नहीं, रिमाइंडर आप लिख दो फिर भी, इट विल गिव यू 119। ठीक है, हमें दो डेसिमल तक स्क्वायर रूट चाहिए था, दो डेसिमल तक स्क्वायर रूट मिल गया 1.41। ठीक है, so here we can write square root of 2 is equal to 1.4। कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक we are getting the answer। ठीक है, अगर इसी में आपको बोला जाता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो आप क्या करते, यहाँ पे 2 पेयर के बजाय 3 पेयर बनाते। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, it is saying evaluate 0.4 correct up to 2 decimal places। अभी आपको 2 का स्क्वायर रूट निकालना था, अब आपको 0.4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। That means you are required to calculate the square root of 0.4। ठीक है, वो भी up to 2 decimal places। जीरो 0.4 है तो 0 लिखने जरूरत नहीं, सीधे लिखो आप डेसिमल लगा करके 4। और 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो पहले 4 को भी पेयर के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 2 जीरो पेयर में और लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। ठीक है, नाउ 40 के पास पहुंचना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 40 के पास का 36, उसके पास कैसे पहुंचते हैं, 6 into 6 से। तो यू गेट 6 6 और डेसिमल पहले लगा दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल स्टार्टिंग से ही लगा है। तो यू गेट 6 6 36। सबट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 4। 6 से किया और 6 ही ऐड करेंगे, यू गेट 12 मिलेगा। ठीक है, अगला पेयर आप नीचे उतारोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। आप चाहो तो ये पेयर ना भी लिखो क्योंकि पहले डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसी से मिल जाएंगे आपको, है ना। अब 400 के पास पहुंचना है, यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप, मैक्सिमम 3 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ आएगा 123। अगर 123 दिया है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 123 को 3 से आप करोगे तो 3 3 is 9, 3 2 is 6 and 3 1 is 3, 369। यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से 0, 31 रिमाइंडर। रिमाइंडर से मतलब नहीं होता कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा जितने आप डिजिट्स चाहते हो डेसिमल के बाद। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 0.4 का जो स्क्वायर रूट डेसिमल तक है वो है 0.63। Hence you can say that square root of 0.4 is equal to 0.63। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ क्यों लिखता हूँ, तो आपको पता ही पहले बताया मैंने, जहाँ पे जो वैल्यू लिखते हो वही वैल्यू से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। या तो जिसको नहीं आ रहा है वो एक ही करके चेक करे भाई, पहले यहाँ पे 1 लिखे तो 121 into 1 करे, जो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। अगला स्टेप जाए 2 लिखे 122 into 2 करे तो कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा, अभी भी काफी छोटी वैल्यू है। फिर 3 करे तब 369 मिलेगा। वो क्लियरली देख पा रहा होगा कि अब एकदम करीब की वैल्यू मिल गई है। 4 लिखने पे 124 into 4 करोगे तो 496 आ जाएगा। 496 400 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स ही जा सकते थे। ठीक है, so this is the solution of your question number 3। question number 4 is same as question number 3, so I want you to solve question number 4 by yourself। now I will be discussing question number 5 which will be the last of today's class, and further questions will be discussed in your next class। okay, so moving to question number 5। Question number 5,
it is written find the length of each side of a square whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 meter and breadth 3.4 meter। आपको बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है, there is a square whose area is equal to the area of rectangle। In question it is saying there is a square, it is saying there is a square whose area is equal to the area of rectangle and the dimensions of rectangle are given, that means उसका length और width आपको given है क्वेश्चन में, that is 13.6 जो है वो आपकी लेंथ है, 13.6 मीटर इज द लेंथ एंड 3.4 मीटर इज द विड्थ। 3.4 मीटर जो है वो आपकी विड्थ है। दोनों का एरिया कैसा है? इक्वल है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको इसी डायमेंशंस पता है, इसके डायमेंशंस नहीं पता है। पहले निकालोगे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? L into B होता है, ठीक है। तो लेंथ कितना है? 13.6 into width कितना है? 3.4। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4 6 are 24, 4 carry 2, 4 3 are 12, 12 plus 2 14, 4 carry 1, 4 1 is 4 plus 1 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 6 are 18, 8 carry 1, 3 3 are 9 plus 1 10, 0 carry 1, 3 1 are 3 plus 1 4, 4 8 plus 4 12, 2 carry 1, 5 plus 1 6, 4, answer would be 46.24 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया वो कितना आ गया? 46.24 मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आएगा? 46.24 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया ही स्क्वायर के एरिया के इक्वल बताया जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 46.24 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि दोनों का एरिया क्या बताया गया था? इक्वल बताया गया था। लेकिन क्वेश्चन में एरिया थोड़ा ना पूछा गया, वो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड क्या है? व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर? यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पे आप लिखोगे साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 46.24 मीटर स्क्वायर। आपको साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साइड चाहिए, मतलब ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो साइड किसके इक्वल हो जाएगी? साइड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 46.24। इसका मतलब है आपको 46.24 क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं अलग यहां पे निकाल देता हूं, आप नीचे करो कॉपी में, ओके। 46.24। अब आपको 46 के करीब पहुंचना है। 46 के सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 36। क्योंकि 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 36 कैसे पहुंच सकते हो? 6 6 36। तो 6 6 36। रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आएगा। 6 plus 6 12 होगा। डेसिमल लगा है, यहाँ डेसिमल लगा होगा, पेयर नीचे उतारो तो 1024 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गेट 1024। आखिरी में 4 है तो, और यहाँ पे अगर आप 8 लिखोगे और फिर यहाँ पे आपको 8 लिखना पड़ेगा, और 8 और 8 मिल करके 64 बनाते हैं मल्टीप्लाई। तो यूनिट डिजिट में क्या देते हैं? 4 देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट मुझे दिख रहा है वो 8 का कॉम्बिनेशन ही सही दिख रहा है, क्योंकि 128 है, 8 टाइम्स 1024 के आसपास पहुंच ही जाएगा। दूसरी कंडीशन में और 4 मिल सकता था, कम मिल सकता था, नहीं मिलता। 2 2 था, यहाँ 2 लिखते और यहाँ भी 2 लिखते तो भी 4 मिलता। लेकिन आप जानते हो 122 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 244, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब सेकंड स्टेप जो लिखा है हमने 8 वही सही है। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, करके देख लेना, तो यू विल गेट 1024, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 6.8 आया, वही किसके इक्वल हो जाएगा? साइड के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस साइड इज इक्वल टू 6.8 मीटर। किसकी साइड?
square की side. So this is solution of your question number 5. I hope you have got the concept and solution as well. Question number 6 and further we will discuss in our next class. Till then, thank you. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss about the abiotic components of the ecosystem. In our previous class we have already discussed the two factors, that is air and wind, and the third factors or third component or third abiotic component of ecosystem is the water. As you know that water is used by all the living organisms since the birth. Okay, water is a resource which is used by every living organism for the different activities. It is a life sustaining natural resource which covers approx 4 by 5 part of the earth's surface. Means the water which is present on the earth actually covers the 4 by 5 part of the earth's surface, and it makes approx 70 to 90% of the body weight. Means all the living organisms are made up of various types of substances. So the weight of the living organism, approx 90 to 70% of the body weight makes the water. Water available on the earth, the total amount of the water which is available on the earth, in which the 97.3% of the water is found which is not used by for the various activities, because these water are salty. The total availability of the water, from the total availability of the water, the 97% of the water is salty, which is found in the seas and oceans, and only 2.7% of the water is fresh water, which is found in river, lakes, in the form of snow and usually by the rain. Means the fresh water is found, mainly the source of the fresh water is the rain and snow. So water is required for growing crops, for various activities like growing crops, in industry, in human activities like drinking, washing and growing crops. So for various activities it is used. Actually water is a medium for the various chemical reaction, because all the chemical reaction take place in a soluble form. So water acts as a medium in which various chemical reaction take place, and you know that every living organism, inside the body of the every living organism there are certain chemical reaction take place, and for taking place all the chemical reaction water is needed. There are several animals like camel and plant like cacti have the adaptation features by which they can store water for several days, and they can live in desert area for several days because they have adaptation features to store the water. So the plant like cacti and the animal like camel have the features. And some plants like water lily which is also grown in, the water lily is grown in water, and its leaves are floating on the surface of the water, like water lily and lotus. Both are grows inside the water, but the leaves of both the plants are floating on the surface of the water. But some plants like hydrilla is also grown inside the water, but its leaves are emerged into the water. Means its leaves are long pointed structure. Types of leaves are present in this plant, and these are emerged in the water. So there are various plants which are also grown inside the water, and the water is needed for those plants, and several animals which are live in the water. So the water is also very essential components of the ecosystem. And the next factor is the humidity. So humidity,
The water content in the atmosphere is known as humidity. Humidity is also very important factor which play a very important role in the living organism. Means it is very important factor of the ecosystem. All the living organism basically they can live, means they are totally depend on the they are most of the organisms are depend on the humidity. Like for if we talk about the plants, the closing and opening of the stomata totally depend on the humidity. If the atmosphere is humid, the stomata remains closed. There is the rate of transpiration also reduce. Okay, students. So it is also one of the factor in which living organisms depend. And the next factor is the temperature. The next factor is temperature. It is also a vital component of the ecosystem. You know that in our country there are several places. Some places are very extremely hot and some places are extremely cold. So students, there are various animals and plants which can live in different areas, different places. But some animals like camel, they are live in the extremely hot climate. Means their adaptation feature is like that they can adapt themselves to store the water for more days, and they can live in an extremely hot environment. But on the other hand, there are polar bears which are live in the cold areas. They cannot survive in the hot areas or desert areas because they have the adaptation features, so they can live in the extremely cold environment. Penguin, they are also live in the cold climate, and polar bear, they also live in the cold climate. And there are several plants like pine trees which are found on the slopes of the mountain. These are also found in the cold climate, cold regions. And some trees like cactus are found in the desert which have adaptation features to adapt themselves to live in the hot climate. So there are various plants and animals, they live in different areas like tiger, lion, they are live in the warm forest. And so there are animals, some animals which live in cold climates, some animals which live in hot climates, hot regions. So they have the adaptation features. If we talk about the cow and buffalo, both gives us milk, and but cow live in hot climate, hot regions. But buffalo cannot live in hot climate. That's why the buffalo, you generally see that the buffalo cool themselves uh, by going to the pond or by dipping their bodies in the pond, so they can get themselves cool. Okay, straight. It's depend on the plants or animals body or their adaptation features, they how can they tolerate, how much temperature they can tolerate. If they can they live in the extremely cold climate, or if they live in the hot climate. So it's totally depend. But if we talk about the normal range or general range, so between the 0 to 50 degrees centigrade, most of the organisms can live in this temperature range. But some of the organisms can live extremely low, very low temperature like minus 250 degrees centigrade to extremely high like 150 degrees centigrade. So it's totally depend on their adaptation features, and how they can tolerate, how their bodies can tolerate, how they can live. So the animals and plants are different, which they are, so they are live in different climatic places. Okay, students. So the another factor is the light. Light is also very important factor of the ecosystem. It is also a biotic component of the ecosystem. It play a very important role because all of you know that green plants need sunlight for the process of photosynthesis. And without the sunlight, it cannot be possible to take place the photosynthesis in the leaves. And students, the ultimate source of the light and energy is the sun.
Sun is the ultimate source of all the energy, all the light which is present on the earth. Some plants or some animals that can live with the light, means like green plants need the light for the process of photosynthesis. But on the another hand, some animals like earthworm, millipedes, centipedes, these are the animals which cannot live with the light, means they are move away with the light. They always live in the dark place, like log on the wood and on the underground. They are live, means they always move away with the light, and they cannot live with the light. So there are some animals which can live the light, and some animals which cannot live with the light. So this period is called hibernation, means some when they come on the surface, they come when the condition according to themselves. Okay, so these are the factors, abiotic components, which affect all the living organisms, and the next factor we will discuss in our next class. Okay students, thank you students, have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you Geography 3rd chapter Migration for class 8, and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So in my previous lecture, I have explained you brain drain and its causes. So as you all know what is brain drain? Brain drain refers to the departure of educated and professional people from the country, economic sector or field for another, usually for better pay or living condition. मतलब अपने देश से स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों का अच्छी पे के लिए और अच्छी लिविंग कंडीशन के लिए दूसरी जगह चले जाना क्या कहलाता है? ब्रेन ड्रेन कहलाता है. The causes of brain drain may be classified into two factors, push and pull factor. Push factor is a forceful factor and relates the country from which the person is migrating. तो पुश फैक्टर क्या होते हैं? जो फोर्सफुल फैक्टर होते हैं उस कंट्री से रिलेट करते हैं जहां से पर्सन क्या हो रहा है? माइग्रेट हो रहा है. तो देयर आर सम पुश फैक्टर्स लाइक absence of research facilities, employment discrimination, economic underdevelopment, lack of freedom, poor working conditions, lack of job opportunities. And some pull factors are superior economic outlook, stable political environment, intellectual freedom, modernized educational system, rich cultures, better economic opportunities and more jobs. And now today our topic is impact of brain drain. कि brain drain का क्या असर पड़ता है? तो brain drain has both positive and negative impact. In other words, brain drain has both advantage and disadvantage. तो सबसे पहले हम बात करते हैं positive impact कि brain drain के positive impact क्या पड़ते हैं. When people move from less developed countries to developed countries, मतलब जब लोग less developed countries से developed countries की ओर move करते हैं, they learn new skills and expertise, नई knowledge सीखते हैं. This knowledge, ये जो नई knowledge वो सीख रहे हैं, this knowledge they can utilize to the advantage of the home country once they return. तो ये knowledge उनकी कब काम आती है? इस knowledge को वो कहाँ utilize करते हैं? जब वो अपने home country में जाते हैं तो होम कंट्री के एडवांटेज के लिए वो इस नॉलेज को यूज करते हैं. दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन. नाउ नेक्स्ट इज द मिग्रेंट्स सेंड मनी टू देयर रिलेटिव्स इन होम कंट्री. दिस मनी कैन हेल्प टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ऑफ द होम कंट्री. जो मिग्रेंट्स जितने भी होते हैं वो अपने होम कंट्री में अपने रिलेटिव्स को क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं. तो उस पैसे से क्या होता है कि दिस मनी कैन हेल्प टू स्टिमुलेट द, ये मनी वहाँ के होम कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मनी रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस मैंने बताया था कि एक प्रकार का मनी होता है जो अपने टू गिफ्ट समवन, किसी को गिफ्ट किया जाता है. द मनी रेमिटेंसेस यानी मनी प्रेषण जिसको बोलते हैं. द मनी रेमिटेंसेस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन द होम कंट्री. जो मिग्रेंट्स के द्वारा जो मनी भेजा गया है उससे क्या होता है बच्चों? उससे जो हमारे होम कंट्री की पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम करने में बहुत ही मदद मिलती है. तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन.
नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ क्या होता है बच्चों, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, लाइक फर्स्ट द इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन इज लॉस। अब जाहिर सी बात है कि हमारे जो कंट्री के स्किल्ड और एजुकेटेड लोग अगर दूसरे देश चले जाएंगे तो जो हमने शिक्षा और इन्वेस्टमेंट सरकार ने जो खर्च किया है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन इज लॉस एज द हाईली एजुकेटेड पीपल लीव इंडिया एंड दे बिकम एसेट्स टू अदर कंट्री, क्योंकि हाईली एजुकेटेड लोग इंडिया के क्या कर देते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं और वो दूसरे देश के एसेट हो जाते हैं, दूसरे देश की संपत्ति हो जाते हैं। Now next is the shortage of skilled and competent people, मतलब कि क्या हो जाता है बच्चों, the shortage of skilled and competent people, शॉर्टेज हो जाती है स्किल्ड और टैलेंटेड लोगों की, क्योंकि वो हमारे देश को अपने होम कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। Now next is loss of potential future entrepreneurs. Now next is loss of critical health and education services. और लास्ट लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रेन ड्रेन, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। In conclusion, we can say that the drawback of the brain drain outweighs the benefit. The government can make certain moves to reduce the number of skilled and professional workers that migrate to other countries. The government should ensure, government को ये ensure करना चाहिए that the citizen feel safe in the country, कि उनके जो citizens हैं country के वो अपने आप को feel safe कर रहे हैं कि नहीं। It should take steps to stimulate the economic activity in the country. Other solutions भी करने चाहिए government को, like better job opportunities, higher wages, better health and education facilities. Recently, India government has approached various well-known NRI. NRI मतलब होता है बच्चों non-resident India, non-resident Indian scientists to place them in appropriate department under the Ministry of Science and Technology. तो हमारे जो भारत की सरकार ने अप्रोच किया है बहुत ही वेल नोन NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट का डिपार्टमेंट, किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, जो इस दिशा में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ऐसे स्टेप्स अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश से एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स को माइग्रेट होने से रोक सकते हैं। तो इट reduce the causes of brain drain. So this chapter is completed. I am giving you some revision of this chapter. तो मैं इस चैप्टर का कुछ आपको रिविजन करा रही हूँ। So first migration, जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि what is migration? Movement of people from their home to another city, state or country for a job or shelter is called migration. मतलब लोगों का मूव करना अपने होम से दूसरे सिटी, स्टेट और कंट्री की ओर जॉब के लिए, शेल्टर के लिए और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू another city, state or country for a job or shelter is called migration. Now I discuss causes of migration. So I already explained in my previous lectures what are the causes of migration. So we can see the causes of migration into two series, push and pull factors. तो push और pull factors के जरिए हम migration के causes को discuss कर चुकी हूँ already. फिर भी मैं दोबारा repeat कर रही हूँ push factors. तो push factor you know very well what are push factors. Push factors is a forceful factor. ये कैसा factor होता है? Forceful factor होता है and relates the country from which the person is migrating. और उस country को relate करता है जहाँ से person migrate हो रहा है, यानी home country को relate करता है. So there are some push factors like poor medical care. Poor medical care में से people क्या हो जाते हैं? They are forcibly leave their home country and migrate to another country. Not enough job. If in home country there are not enough job, people migrate to their home country and settle to another country. Drought या कोई natural disasters होने पर, loss of wealth, fear of torture, political fear,
religious factor. So these are the push factor that person is forcefully leave their home country and migrate to another country. Now next are pull factors. तो जैसा कि मैंने बताया था कि push factor क्या होते हैं, forceful factor होते हैं and relates the country from which the person is migrating. Pull factors क्या होते हैं? Pull factor is concerning the country. Pull factor is concerning the country that the person is migrating to. जहाँ से person क्या हो रहा है, जहाँ की वो person migrate हो रहा है. Pull factor हमारे होते हैं, push factor हमारे होते हैं जहाँ से person migrate हो रहा है, और pull factor क्या होते हैं? Pull factor is something concerning the country a person migrates to. जहाँ person जा रहा है, यानी destination country. तो push factor home country और pull factor destination country. Some of pull factors are chances of getting a better job. अगर लोगों को दूसरी जगह पर बहुत ही better job के chances मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने home country को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं. Now next, better living conditions, comfortable geographical and climate condition. अगर comfortable geographical climate condition है destination country में तो person are forcibly leave their home country and migrate to another country. Better educational opportunities, better medical care, security, family needs. So these are pull factors of migration. So push and pull factors of migration. And now effects of migration. So migration के बहुत effect होते हैं. There are two effects of migration: economic effects and social effects. If economic effects क्या होता है बच्चों? आर्थिक प्रभाव. When population migrates from rural area, जब population हमारे rural area से migrate होती है, मूव करती है, तो it reduces the pressure of population on land. तो जिससे क्या हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि अगर हमारी population rural areas से urban areas को migrate करेगी तो population का जो pressure होगा land पे वो reduce हो जाएगा, कम हो जाएगा. The per worker output and productivity on land increases. जिससे क्या हो जाएगा कि per worker output और productivity है जो land की वो हमारी increase हो जाएगी. Productivity increase होने से क्या होगा, per capita income भी हमारी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Thus family income rises. जिससे क्या हो जाएगा, family income बढ़ेगी, which encourage farmers to adopt better means of productivity, thereby increasing farm produce. Those who migrate to urban area, जो लोग urban area की ओर migrate होते हैं, are mostly in the age group of 18-40 years. They live alone, work and earn and send their savings to their home and villages. तो वो वहाँ शहरों में क्या करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले जॉब करते हैं और अपने रेमिटेंसेस को, अपने मनी को अपने होम कंट्री में अपने लोगों के पास भेजते हैं. Such remittances to make improvement on farms which further raise their income. जिससे क्या होता है, जो वो पैसा भेजते हैं जिससे क्या हो जाता है, फार्मर्स अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं. Moreover, when these migrants return to their villages occasionally, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो migrants होते हैं अपने गांव में कभी-कभी occasionally आ जाते हैं, तो they try to raise the consumption and living standards by bringing new ideas and goods to their home. तो वो अपने साथ जो नए ideas लेके आए, नए skill लेके आए, जिससे वो क्या करते हैं, उससे वो अपने गांव के, अपने होम कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो these are the social effects of these are the economic effects of the migration. तो ये हमारा माइग्रेशन की क्या है, economic effects है. जिससे क्या होता है कि हमारे होम कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अर्थव्यवस्था हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. Now next, social effects. तो migration also affect the social setup of the rural communities. Migration rural communities के social setup को भी क्या करता है, increase करता है. तो these are two effects of migration: social effects and economic effects. And now types of migration. A few types of migration are stated below. First, immigration. So first, immigration means immigration. This immigration is an international movement of people into destination country of which they are not natives. तो ये जो immigration होता है बच्चों, both spelling are different. First, immigration means it is an international movement. ये क्या होता है, एक तरह का international movement होता है लोगों का destination country की ओर जहाँ के वो natives नहीं हैं, जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ के वो native नहीं है. When people cross the international border, जब लोग international border को cross करते हैं during their migration, अपने migration के दौरान, they are called immigrants. तो वो क्या कहलाते हैं, immigrants कहलाते हैं, प्रवासी कहलाते हैं. Now next is immigration. That spelling is different. E-M-I-G-R-A-T-I-O-N. This immigration means leaving one's resident country with the intention to settle down elsewhere.
इस इमिग्रेशन का मतलब होता है कि अपने रेजिडेंट कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, सेटल डाउन की इंटेंशन से। तो फर्स्ट इमिग्रेशन इज इंटरनेशनल बॉर्डर। जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तब ये इस तरह का इमिग्रेशन होता है। और दिस इमिग्रेशन मींस लिविंग वंस रेजिडेंट कंट्री टू विद द इंटेंशन टू सेटल डाउन elsewhere. Now next is domestic or internal migration or rural urban migration. When people leave their home country, when people leave rural areas and settle urban areas, when people move from rural areas to urban areas, this migration, this movement is called domestic or internal movement या rural urban migration. Now next is urban migration. It is a type of internal migration. ये कैसा टाइप है? इंटरनल माइग्रेशन का टाइप है। It refers to people within a country moving to another location within its borders. तो ये क्या रेफर करता है बच्चों? लोगों के मूवमेंट को अपनी ही कंट्री में, मतलब अपनी ही कंट्री की दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन में जाके बस जाना विद इन बॉर्डर, अपने ही देश की सीमाओं में, मतलब कि अपने ही देश की किसी भी दूसरी जगह जाके बस जाना। जैसे कि कानपुर का रहने वाला लखनऊ या पुणे या क्या कहते हैं आगरा जाके बस गया है, तो वो अपने ही देश की सीमाओं के बीच में माइग्रेट हो रहा है। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन हमारा क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं तब इस तरह का हमारा मूवमेंट होता है इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन। So these are 5 types of migration. Immigration is an international movement. Immigration means leaving one's resident country with the intention to settle down elsewhere. Domestic or internal migration means rural urban migration. When people move from rural areas to urban areas, it is called domestic or internal migration. Urban migration means when people move within a country to another location within its borders, it is called urban migration. मतलब कि urban एक ही शहर में, एक शहर से दूसरे शहर की ओर अगर हम माइग्रेट हो जाते हैं तो उसको urban migration कहते हैं। Now next is international और external migration. International or external migration involves crossing international borders. Now that's all for today. I will continue my revision in my next lecture. Good morning students, this is class 8E, subject is computer. Today we discuss chapter number 3, functions and chart in MS Excel. In previous chapter we discussed what is a chart and how many types of chart. Okay, today we discuss creating a chart, how to create a chart in Excel. First of all, select cell range or select the cell which we want to, this data want to include in a chart. That means आपको सबसे पहले वो डेटा रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डेटा रेंज हम लोग किससे सेलेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेल, यानी कि आपको वो पूरी सेल रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका जिन वैल्यूज का आपको चार्ट क्रिएट करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट आपको जब भी हम लोग सेल क्रिएट, मतलब हम लोग सेल विद द हेल्प ऑफ माउस जब हम लोग सेल जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेल में ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी हेडिंग्स वो जो है वो मिस नहीं करना है, यानी कि आपको वो हेडिंग्स भी जो है वो सिलेक्ट करनी है। हेडिंग्स मीन्स व्हाट? सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है SR नंबर, ओके, आपका सपोज ये आपका यहाँ पे ये SR नंबर है, रोल नंबर था एंड स्टूडेंट नेम, ठीक। अब आपका फर्स्ट डेटा सेकेंड ये हो गया ये, यानी कि आपको ये 3 जो रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये आपको सेलेक्ट करनी है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि आप सिर्फ ये 3 रो ही सेलेक्ट करेंगे, आप इसकी जो ये हेडिंग्स है, दीज आर द कॉलम हेडिंग, रो नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर एंड द नेम, these are the column heading. We select also
आपको इसके रोज जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एक एडिशनल रो क्या होगा, वो जो आपका जो कॉलम हेडिंग्स का रो है वो भी आपको सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट topic is clear and the second point is also clear कि don't forget include the headings, यानी कि आपको we also included the heading or we also select the headings of the selected cell. Next is the click on the insert tab, that means कि chart command जो है वो आपका वो कहाँ पे होगा, आपका insert tab. You select the insert tab. Okay, first procedure is this, or the first step is you select the insert tab, and the second, in the chart group select a type of chart. That means कि when you select the insert tab, in below of the menu bar there are so many groups display. In these group you select chart group. Okay, you select chart group 1 2 3, maybe fourth group is the chart group. In chart group there are different type of the chart, यानी कि आपका जो इस ग्रुप में डिफरेंट टाइप के जो चार्ट, जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स, तो आपके इसमें डिफरेंट टाइप के आपके चार्ट्स पड़े इसमें डिस्प्ले होंगे. उसमें से आप कोई भी जो है वो आपका चार्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोगों को कॉलम चार्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है. ओके, तो आप 3 स्टेप में, यानी कि फर्स्ट स्टेप देंगे, जैसे ही आप इस चार्ट ग्रुप में एंटर करोगे या क्लिक करोगे विद द हेल्प ऑफ द माउस बटन, आपको यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपके देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. यहाँ पे सपोज आपका ये कॉलम चार्ट आपका होगा. ओके, यहाँ पे आपका इस तरह से ये है, ये पाई चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है. इस तरह से यहाँ पे आपके बहुत सारे चार्ट के पिक्चर्स बने होंगे. अगर आपका बाय डिफॉल्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जो है वो अगर हम लोग कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका एक्सेल में वो किस तरह का चार्ट जो है वो सेलेक्ट करता है. तो बाय डिफॉल्ट जो है वो एम्बेडेड चार्ट जो है वो आपका सेलेक्ट करता है. ओके, बाय डिफॉल्ट आपका किस तरह का एम्बेडेड चार्ट सेलेक्ट करता है. अदरवाइज अगर हमको कोई चार्ट सेलेक्ट करना है तो we can click on the insert tab, then we click chart group and select the type of the chart, like column है, bar chart है और pie chart. और जैसे ही आपने ये चार्ट सेलेक्ट किया, आपका क्या होगा, स्क्रीन पर जो है वो चार्ट जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज modifying a chart. Modify a chart means we can change the axis of the chart and we can change the chart title, or we can change the move and or hide the legend. We can change the axis of the chart. Axis of the chart means, suppose that you know very well student कि your chart have 2 axes. First is the x-axis and the second is y-axis. Suppose that student name in the x-axis and student marks is the y-axis. Change the way of axis means we can change axis means, suppose that we can change the x marks is used as a x-axis. Okay, and name is used as the y-axis. Okay, so इस तरह से हम लोग जो है वो एक्सेस को चेंज कर सकते हैं. We can change the chart title. Students, we know very well by default Excel display embedded chart. In embedded chart there have no chart title and इसमें आपका कोई भी चार्ट टाइटल नहीं होता है. तो यानी कि अब अगर हम लोग मॉडिफाई चार्ट के थ्रू अब हम लोग चार्ट का टाइटल जो है वो दे सकते हैं. चार्ट टाइटल मींस दिस इज द चार्ट टाइटल मींस द हेडिंग ऑफ द चार्ट. ओके, एंड मूव और हाइड द लीजेंड मींस, सब अगर आप लोग एम्बेडेड चार्ट में देखते हैं तो एम्बेडेड चार्ट में जो आपका ये जो लीजेंड्स होते हैं, जनरली लीजेंड बिलो द एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके जो है लीजेंड मींस होता है कलर्स.
कलर्स जो है वो आपके यहाँ पे जो मतलब डेटा वैल्यूज के लिए जो कलर आपने यूज किए हैं वो यहाँ पे आपके ये डॉट्स या स्क्वायर्स के फॉर्म में यहाँ पे ये लीजेंड्स आपके यूज होते हैं। अब हम लोग जो है वो यहाँ पे जब हम लोग मॉडिफाई चार्ट में हम लोग अपनी यानी कि हम लोग इसको आप यहाँ पे डेटा रेंज में यानी कि चार्ट जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उस जगह पे वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस की तरफ लीजेंड हम जहाँ पर उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको मूव करा सकते हैं और वी कैन ऑल्सो हाइड द लीजेंड, यानी कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग लीजेंड्स को हम लोग हाइड भी करा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोग वी कैन मॉडिफाई आवर चार्ट एंड द modifying a chart used with the help of two new tabs. Okay, use two new tabs. These tabs are design and format tab. Okay, these are the design and format tabs. That means कि with the help of design and format tab we can modify any chart. And design and format tab reside in chart tool, यानी कि आपका जो डिजाइन एंड फॉर्मेट टूल है वो आपका चार्ट टूल के अंदर या चार्ट टूल में आपका रहता है। सो स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिजाइन टैब। इन डिजाइन टैब वी कैन चेंज द और वी कैन सेटिंग द लेआउट एंड चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल मीन्स कि सपोज दैट अगर आपने कोई कॉलम चार्ट लिया तो कॉलम चार्ट के भी डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो आप वो स्टाइल लेंगे। लेआउट में हम लोग क्या क्या चीज़ें मतलब लेआउट में हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। लेआउट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेआउट में हम लोग जैसे मान लीजिए आपका जो एक्सेस होते हैं, एक्सेस के वी कैन चेंज द एक्सेस, टाइटल, लेबल, ग्रिड लाइंस, लीजेंड एक्सेट्रा। Okay, so in design tab we can change layout of the chart and the chart style. Okay, yeah, that means कि we can change two things, layout and the chart style. And what we use the layout tab when you click the design tab. When you click the design tab, you can see there are different types of in design menu के नीचे यानी कि below the design menu you can see layout tab. In layout tab have two buttons. You can see in your menu, suppose that this is the design button. When you click the design button, there are so many types of group appear. You can see first group is the layout group. Okay, here write chart layout. So we can say layout or this is also called the chart layout. In chart layout have two types of button. First is the add chart element and second is the quick layout. In chart layout have, remember student, in chart layout have two button or two group. First is the add chart element and second is the quick layout. As the name quick layout, in quick layout जब आप quick layout पे क्लिक करते हैं तो क्विक लेआउट में आपका क्या होता है कि मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो क्विकली आपको जो है वो लेआउट ऑलरेडी उसमें प्री डिफाइंड लेआउट आपको उसमें जैसे ही आप इस बटन में क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड क्विक लेआउट्स के आपको फॉर्मेट दिखेंगे। उसमें से जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका उस तरह से आपका चार्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट ऐड चार्ट एलिमेंट्स में आपका क्या होता है, ऐड चार्ट एलिमेंट में आपका जितने भी चार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं लाइक एक्सेस, टाइटल, डेटा टेबल, ग्रिड लाइंस और द लीजेंड, हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर उसकी किसी एक एलिमेंट में चेंज करना है या हमको ये सारे एलिमेंट करने हैं, सपोज
सपोज दैट हमको उसका टाइटल चेंज करना है, या इस तरह से हमको उसके एक्सेस का टाइटल चेंज करना है, या लीजेंड की को हाइड और मूव कराना है, या ग्रिड लाइंस को चेंज करना है, डेटा लेबल हमको डेटा लेबल की सेटिंग चेंज करनी है। तो ये सारे जो आपको ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनमें जो हमको मॉडिफिकेशंस करने हैं, दीज आर मॉडिफिकेशंस done with the help of add chart element. So student, I think this is sufficient for today. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐड चार्ट एलिमेंट यानी कि आपको ऐड चार्ट में हम लोग कैसे उसका टाइटल चेंज करेंगे, कैसे रीजन को मूव करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।